हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले एथिक्स, और एथिक्स का ये पहला वीडियो है। और कम से कम 1720 लेक्चर्स आने वाले हैं इसके, जिसमें पूरा का पूरा एथिक्स खत्म करेंगे। साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो आंसर राइटिंग है वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो टॉपिक है, नीति शास्त्र तथा मानवीय से संबंध। इसमें लिखा हुआ है कि नीति शास्त्र होता क्या है। क्या आप सभी लोगों को पता है? बेशक पता होगा, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसी नई डेफिनेशंस देखेंगे जो अभी तक क्लीशे नहीं हुई है। क्लीशे का मतलब होता है कि उनको इतना यूज नहीं किया गया है। जैसे जैसे कि अरस्तु का निकोमेकियन सिद्धांत, अरस्तु का निकोमेकियन थ्योरी या फिर सिद्धांत। ठीक, ये हम देखने वाले हैं इसमें। तो पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि नीति शास्त्र मैटर का आता क्या क्या है। पहली चीज है, ये मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक, ये हमको साधन और साध्य के बारे में बताता है। देखो, साधन का मतलब है कि आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। ठीक, जैसे अगर आपको क्लास 8 या 9 में अच्छे नंबर लाने हैं, क्या आपने मेहनत की थी, या फिर आप किसी टॉपर बच्चे के साथ बैठ गए और आपने उसकी पूरी की पूरी कॉपी को नकल कर दिया। तो ये क्या है? साधन है। और साध्य क्या होगा? साध्य आपका था, भाई मुझे तो अच्छे नंबर लेके आने हैं। साधन से मैटर नहीं करता है। लेकिन बॉस, आप नैतिकता पढ़ रहे हैं, यहाँ साधन मैटर करता है। साध्य नैतिक हो अनैतिक हो वो बात सही है, लेकिन यहाँ साधन भी जरूरी है। तो यहाँ पर साधन कैसा होना चाहिए? हमारा साधन हमारा सही होना चाहिए, जिससे कि साध्य भी उचित ठहर सके। अगर आप नंबर ले भी आते हैं, तो जो आपने साध्य हासिल किया, क्या आप उससे कहीं मन ही मन खुश रहेंगे? क्या आपके जो अंतर्बोध है वो आपको इस चीज की गवाही देगा कि भाई तूने कुछ गलत नहीं किया है? नहीं, अंतर्बोध आपको गवाही नहीं देगा। वो बोलेगा भाई तूने गलत किया है। नैतिक अंतर्बोध हम आगे पढ़ेंगे। एक एग्जांपल, पाकिस्तान और भारत में जो अभी वॉर चली थी, उसके रिगार्डिंग हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं साधन और साध्य का। कैसे? पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों पर अटैक किया। क्या भारत ने कोई सिटीजन को मारा? नहीं मारा। तो हमारा साधन क्या था? साधन था भाई हमको जो टेररिज्म कैंप्स है उनको खत्म करना है। और साथ साथ रिजल्ट क्या हुआ? इनको खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। पाकिस्तान का मानना था भाई हमको भारत को हराना है। अब चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, सिटीजन मारे जाएं, टेम्पल टूटे, गुरुद्वारे टूटे, कोई मतलब नहीं है। हमको बस भारत को हराना है। यहाँ पे ना इसका साध्य सही है, ना ही साधन सही है। मतलब दोनों ही चीजें अनैतिक है। एक डेफिनेशन और है नीति शास्त्र की कि क्या सही है क्या गलत है, ये भी तो नीति शास्त्री बताता है हमको। देन एक डेफिनेशन आती है पॉटर इंस्टीट्यूट की। ये एक्चुअली क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस जीएस 4 में। ठीक, उसी से स्टेटमेंट लिया गया है कि आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है। उदाहरण के लिए, क्या भारत पाकिस्तान द्वारा संचालित टेररिस्ट कैंपों को खत्म कर सकता है? क्या उसको ये अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है। टेररिज्म एक वैश्विक समस्या है, और वैश्विक समस्या को हल करने का समाधान अगर किसी के पास है, तो बिल्कुल उसको ये अधिकार है कि उस समस्या को समाधान करे। और खासकर जब पड़ोसी ऐसा काम करते हैं तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। तो बस उसने खत्म कर दिया। हमारे देश भारत ने क्या किया? उनको खत्म कर दिया। और क्या ये उचित था? बिल्कुल उचित है यार। एक व्यक्ति जो 100 लोगों को मारने वाला होगा इन फ्यूचर में, यदि हम उसको आज ही मार दें, तो उन 100 लोगों की जान बचेगी नहीं बचेगी? तो उचित कैसे नहीं होगा? बिल्कुल उचित है। ये लिखा भी है। एक एग्जांपल और है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को लेके। मतलब बातचीत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो, तुम्हारी फ्रीडम उतनी ही है जिससे कि दूसरे की फ्रीडम या फिर दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसका हनन ना हो। ठीक,
एक डेफिनेशन और है, डेफिनेशन आई नो बहुत ज्यादा हो जा रही है, बट अब ध्यान रखिए, आपको इसमें से कोई एक याद रख लेनी है यार। और जहां भी क्वेश्चन आपको नैतिकता वाला दिखे वहां पर चिप देनी है बस। ये इतनी सारी इसलिए है ना कि आपको इसमें से जो भी इजी लगे, जो भी आपके अनुसार उचित हो, आप उसको याद करें एंड देन उसको राइट करें अपने मेंस एग्जाम में। दूसरी जो डेफिनेशन है थर्ड, ये है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरें। इसका अर्थ क्या होगा? ये संस्कृतिक डेफिनेशन है, आप प्लीज इसको ऐसे ही लिखें मेंस आंसर में अपने, देन उसका मीनिंग नीचे लिखें। इसका मीनिंग होगा आप सामने वाले व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करना पसंद करेंगे जिसकी उम्मीद आपको आपके साथ व्यवहार करने से होगी। अर्थात मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी मित्र है, यदि आप उससे आप करके बात करते हैं, तुम करके बात करते हैं, हम करके बात करते हैं, तो आपको ये उम्मीद है या फिर आपको ये आप ये मान लेंगे कि वह भी मुझसे वैसे ही बात करेगा। ये होती है आत्मना परेशान प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। मतलब दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप उनसे अपेक्षित करते हैं अपने लिए। ठीक है ना? देन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है अरस्तु की निकोमैकी नीति शास्त्र की डेफिनेशन। इन्होंने इसने नीति शास्त्र में तीन चीजें दे रखी हैं। पहले कि हमको मानव चरित्र का अध्ययन करना है। दूसरी, चरित्र का अध्ययन इसलिए करना है जिससे कि जो व्यक्ति है वह अपने नैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना या फिर निर्धारित करने में सफल हो। तीसरी, अब निर्धारित करने के बाद वो क्या करेगा? अपने सद्गुणों और आनंद की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा। मेरा माने तो आप इसको डेफिनेशन को जरूर याद करें। काफी सही डेफिनेशन है और काफी नई डेफिनेशन है। बहुत कम विद्यार्थी या एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया होगा या फिर अपने नोट्स में लिखा होगा। एंड एक चीज लिखिए यहाँ पे, 3 एग्जाम्पल पर क्वेश्चन देखिए। एथिक्स के पेपर में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि आप कितने जीवन उदाहरण दे रहे हैं, कितने सोसाइटी ड्रिवन आप एग्जाम्पल्स दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि आप पर क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल देने का प्रयास करें। चाहे तो अपने एक फाइल बना लें जिसमें आप मिनिमम 80 से 100 उदाहरण लिख लें, साथ ही साथ उनको सेग्रीगेट कर दें टॉपिक वाइज के, इस टॉपिक से ये एग्जाम्पल है। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी जो मेमोरी है वो रोबस्ट हो जाएगी। रोबस्ट इन द सेंस कि आपको तुरंत वहां पर याद आएगा, अरे यार ये टॉपिक है, ये एग्जाम्पल है। इससे ये फायदा होता है, चीजों को थोड़ा सेग्रीगेट करने से ना चीजें आसान ही लगती हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और, मतलब डेफिनेशन नहीं है, अगर आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ये है कृष्ण और कालिया के संदर्भ में। कैसे? कृष्ण अपने गांव में खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी बॉल नदी में जाके गिर जाती है। ये कृष्ण, इनकी बॉल नदी में जाके गिर गई। अब नदी में रहता था कालिया नाग। ठीक, अब काले नाग रहता था, कृष्ण भी नदी में गए। अब यहाँ पे हुआ कृष्ण वर्सेस कालिया नाग। ठीक, यहाँ से कृष्ण विजय होगा, कृष्ण विजय हासिल करी। लेकिन क्या कृष्ण ने कालिया नाग को मारा? नहीं मारा। कृष्ण ने सिर्फ कालिया नाग को चेतावनी दी कि वापस इस गांव की नदी में मत आना। ये चीज क्या दिखाता है? ये चीज दिखाता है कृष्ण की साहस को। साहस कैसे? उनके अंदर इतना साहस था कि वो कालिया नाग से जाकर लड़े। ठीक। दूसरी, करुणा। करुणा कैसे? उन्होंने कालिया नाग को माफ किया और चेतावनी दी कि वापस मत आना। तीसरी, संसार को सबके लिए बेहतर बनाना। बेहतर कैसे बनाया? जब कालिया नाग उस नदी में निवास करता था तो उस नदी का जो पानी था वो पीने योग्य नहीं रहा, और जैसे ही कालिया नाग उस नदी से गया वो जल पीने योग्य हो गया। उसने क्या किया? उस आसपास के क्षेत्रों के जो लोग थे जिनमें पानी की समस्या आ रही थी उसको खत्म कर दिया। अर्थात संसार को उपयोगी कर बेहतर बना दिया। ठीक है, ये 3 वर्ड है, साहस, करुणा और बेहतर बनाना। आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी स्टोरी है और मोस्ट ऑफ दी जो पीपल हैं उन लोगों को पता रहती है कि स्टोरी में क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास सॉरी, जैसे कि जुमा केसरी का एड। ठीक, जुमा केसरी का एड ऐसा एग्जांपल है जो हमें ड्यूअल इफेक्ट दिखाता है। ड्यूअल इफेक्ट कैसे? और ये एग्जांपल हमारा रिलेट करते हैं हम इसको मीन्स और एंड से, मतलब साधन और साधन वर्सेस साध्य से। ठीक,
देखो, कोई भी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेसेस हो, एक्टर जो कि इसका ऐड करते हैं जुमा केसरी का, उनमें अजय देवगन साहब आ जाते हैं, शाहरुख खान भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, ठीक है। इन लोगों को पता है कि हम जिस चीज का ऐड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज पर अनुकूल प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन इनका साध्य क्या है, इनको सिर्फ इनका जो एंड गोल है वो क्या है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है अंधाधुंध बस। इनको नहीं देखना कि ये सोसाइटी पर कैसे इफेक्ट डालेगी, इससे लोग कैसे प्रभावित होंगे, ठीक। ये जुमा केसरी का ऐड है। अब मैंने बात की थी ड्यूअल इफेक्ट की, वो कैसे? ड्यूअल इफेक्ट ऐसे कि ये ऐड तो करते हैं सिल्वर का, जो सिल्वर पल्स वगैरह आती नहीं है उसका ऐड करते हैं, लेकिन सब लोगों को पता है कि ऐड किसका हो रहा है। ऐड हो रहा होता है किसी न किसी तंबाकू को, और लोग पल्स से ज्यादा तंबाकू खाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका हमारे यूथ का उन लोगों से प्रभावित होता है, और जब वो इन सब चीजों का ऐड करते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार, मेरे हीरो ने ऐड किया है इसका, मैं तो खाऊंगा। ये हो सकता है कि आपके साथ ना हो, क्योंकि हम सभी हो सकते एस्पिरेंट हैं, तो हम इन सब चीजों से ज्यादा अवेयर रहते हैं। लेकिन जो अवेयर नहीं है उसको क्या पता, उसको थोड़ी पता है कि इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे या फिर नहीं पड़ेंगे। दूसरा है हाइंस डायलेमा। देखो, हाइंस डायलेमा में क्या है ना, एक सेकेंड। हाइंस डायलेमा, इसमें कुछ नहीं था, एक हाइंस है, प्लस उसकी वाइफ मतलब पत्नी है, प्लस एक केमिस्ट वाला है। हाइंस की जो वाइफ है वो काफी ज्यादा इल है, मतलब बीमार है। अब वाइफ को चाहिए एक ड्रग चाहिए जिससे कि उसकी जो बीमारी है उसको खत्म किया जा सके, ठीक। अब हाइंस जाता है केमिस्ट के पास, ठीक। केमिस्ट कहता है भाई ड्रग तो है, लेकिन काफी ज्यादा कॉस्टली है, काफी ज्यादा महंगा है, और हाइंस के पास पैसे है नहीं है, ठीक। और जब पैसे नहीं है तो वो क्या व्यक्ति करेगा, वो इससे नहीं ले पाता है। और उसको अपनी वाइफ की भी चिंता है कि भाई ड्रग नहीं दिया ना तो उसकी डेथ हो जाएगी यार। तो हाइंस क्या करता है ना, हाइंस सी रात को, सेम नाइट, केमिस्ट की शॉप पे जाता है और जो ड्रग्स होते हैं उनकी चोरी कर लेता है। और चोरी करने के बाद उसकी जो वाइफ होती है, उसकी जो लाइफ है, उसको बचा लेता है। अब बताइए यहाँ पे जो उसने साधन था, उसके जो मीन्स थे, और उसका एंड गोल था, क्या हो सकता है? साधन था कि उसने चोरी की यार, लेकिन एंड गोल क्या था? उसने अपनी वाइफ की जो लाइफ थी वो सेव की। तो कभी कभी जो साध्य होता है वो साधन को भी उचित ठहरा सकता है। हम इससे ये सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि साधन और साध्य का होना कंपलसरी नैतिक ही हो, जो हमने पहले देखा था, नहीं। कभी कभी साध्य इतना मजबूत हो जाता है कि साधन गलत होते हुए भी सही प्रतीत होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, एक फैमिली पर्सन है, एक काफी ज्यादा गरीब है, पुअर है, ठीक। अब उसके घर में उसके 4 बच्चे हैं, 4 चाइल्ड, जो काफी ज्यादा भूखे हैं, ठीक। अब वो क्या करता है, किसी न किसी ठेले से जाके खाना चोरी करके इनको खिला देता है। अब आप बताइए यहाँ पे आप जो साधन है चोरी करना उसको गलत कैसे ठहराएंगे? आप अगर नैतिकता की बात करते हैं ना, तो आपको जो साध्य है, भूख, जो उसका एंड गोल था कि मुझे अपने बच्चों की बस भूख मिटानी है, उसको खत्म करना, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो साध्य कभी कभी इतना मजबूत होता है भाई कि तुम साधन को गलत बता ही नहीं सकते। ये दोनों एग्जांपल उसी के ही हैं कि साधन वर्सेस साध्य कैसे एक दूसरे को डिफाइन करते हैं या फिर कैसे एक दूसरे को उचित व अनुचित ठहराते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है विसल ब्लोअर। यहाँ पे यार ये वाह है, ठीक है, वाह नहीं है, विसल ब्लोअर। देखो, विसल ब्लोअर में कुछ भी नहीं है, ये 6 लोग हैं। जस्ट अ मिनट। ये 6 लोग हैं, 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एंड एफ।
इसमें से हम मान लेते हैं जो ए पर्सन है ना, वो काफी ज्यादा बोलेंगे तो सत्यनिष्ठ आदमी है, ठीक, ईमानदार आदमी है, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसकी वैल्यू है 10,000 करोड़। और ये स्कीम है गरीब किसानों के लिए, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, ठीक है। अब इन पांचों ने मिलकर क्या सांठगांठ की ना कि भाई देखो एक काम करते हैं, इसमें से 5,000 करोड़ रुपए हम लोग लोगों को दे देते हैं, मतलब कि हेल्प के लिए दे देते हैं, लेकिन जो बाकी के 5,000 है ना, वो हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ए कहता है कि नहीं यार, गवर्नमेंट ने ना 10,000 रुपये खर्च किए, तो हमको 10,000 रुपए का इन किसानों को फायदा देना चाहिए। अब ये पांच लोग क्या कहते हैं, तू पागल है क्या, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। बेशक इनको वेतन मिल रहा है, इनको वेतन भत्ता सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इनको उससे भी संतुष्टि नहीं है। तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इन पांच की बात, ये पांच इसकी बात मानेंगे नहीं। अब ये व्यक्ति जाएगा मीडिया के पास, ठीक है। मीडिया के पास जाने के बाद ना, ये व्यक्ति जाके बोलेगा भाई देखो, हुआ कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ की स्कीम निकाली थी, और मेरे जो साथी थे, बंधु थे, जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाले थे, उन्होंने इसमें से 5,000 करोड़ रुपए खा लिए हैं, और बाकी के 5,000 करोड़ का स्कीम दे दी है। अब जैसे ही मीडिया को एक खबर लगी, तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने कर दी विसिल ब्लोइंग। और ये बंदा कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा विसल ब्लोअर। जो करता है उसे बोलते हैं विसल ब्लोअर, जो की जाती है उसे बोलते हैं विसल ब्लोइंग, ठीक। एक एग्जांपल आता है बिजनेस एथिक्स का। कैसे, यहाँ पे मैंने जैसा कि लिखा हुआ है, जैसा लिखा है कि मुंबई होर्डिंग कोलैप्स, मतलब मुंबई में एक होर्डिंग लगी थी, उसके कोलैप्स से 16 लोगों की डेथ हो गई यार। आगे क्या, आगे जब ये बात कोर्ट में जाती है, तो पता क्या होता है, तो मुंबई का जो नगर निगम था वो बोलता है कि सर हमको तो इस होर्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कंपनी वालों ने जो होर्डिंग लगाई है, उन्होंने इसकी हमसे परमिशन ही नहीं ली थी। और म्युनिसिपल, ये सॉरी, म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले क्या करते हैं, अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। और कंपनी वाले क्या कहते हैं, सर उस दिन बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा था, मौसम की घटना कुछ ऐसी थी कि होर्डिंग टूट गई और उससे 16 लोगों की डेथ हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि बिजनेस एथिक्स का, व्यापारिक नैतिकता। भाई देखो, व्यापार करने के बहुत सामान्य तरीके भी हैं, अति आधुनिक तरीके भी हैं, लेकिन तरीका कोई भी हो, हमें व्यापार करने के साथ अपनी जो नैतिकता है उसको भूलना नहीं चाहिए। इन दोनों ने यहाँ पर ना, किसी एक ने भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने भी नहीं। तो बस बिजनेस एथिक्स ये दिखाती है कि देखो यार, कोई भी तुम काम कर रहे हो ना, बड़े ही नैतिकता से करो, उसमें नैतिकता झलकनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ये नैतिकता क्या नहीं है। आप खुद सोचिए कि अब तक हमने पढ़ा कि नैतिक ये होता है, कि नैतिकता व्यवहार कैसा है किसी व्यक्ति का, सही क्या है गलत क्या है, वो क्या है, नैतिकता है। तो नैतिकता क्या नहीं होगी, जो आप मन में सोचते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, या फिर सामाजिक कुरीतियां, ये सारी चीजें क्या है, ये नैतिक होंगी, नहीं होंगी, ये नैतिकता नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए, नैतिक अंतर्बोध क्या होता है, नैतिक, देखो ये शब्द का इस्तेमाल मैंने शायद पहले किया है कि नैतिक अंतर्बोध, इसमें कहना है कि एक व्यक्ति को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ चीजें सही हैं और कुछ चीजें सही नहीं है। जैसे प्यार करना सही है, सभी को पता है, लेकिन किसी को मारना गलत है, ठीक। अंतर्बोध हमें तर्क का रास्ता भी देता है। जैसे हमने अपने अंतर्बोध में कोई चीज लाए
कि यार किलिंग करना गलत है, लेकिन क्या एक आतंकवादी को मारना गलत हो सकता है? ये तर्क होगा हमारा, वहां पे हमको तर्क देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति भविष्य में 100 व्यक्तियों की जान लेने वाला है, यदि आज उसको मृत्यु दंड दिया भी जाता है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नैतिक अंतर्बोध में तो नहीं होती हैं, लेकिन तर्क के आधार पर हम उन्हें सही या गलत सिद्ध कर सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज, नैतिक क्या नहीं है? नैतिक हमारी धार्मिक मान्यताएं नहीं है। ठीक। और ये नीतिपरक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सोसाइटी के आधार पर डिटरमिन करता है, सोसाइटी के आधार पर बेस्ड है। ठीक है, या सोसाइटी बेस्ड है। उदाहरण के लिए कि कुछ धार्मिक मान्यताएं जैसे बाल विवाह, अभी भी राजस्थान में कुछ गांव आपको या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट जिले ऐसे मिल जाएंगे जहाँ बाल विवाह चलता है, वहां पर वो चीज नीतिपरक मानी जाती है। वहीं अगर आप दिल्ली, हैदराबाद, तमिलनाडु यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ये बाल विवाह क्या है? निषेध है, ये बिल्कुल गलत माना जाता है। यहाँ इस चीज की मनाही है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कानूनी रूप से तो सही है लेकिन वो नैतिक रूप से गलत है, और नैतिक रूप से सही है लेकिन कानूनी रूप से गलत है। नैतिक रूप से सही है जैसे कि गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि नैतिक रूप से सही था लेकिन कानूनी रूप से गलत था। अब कानूनी रूप से सही क्या हो सकता है? जैसे कि अबॉर्शन, जो कानूनी रूप से तो सही है लेकिन नैतिक रूप से गलत है। लेकिन देखो, कोई भी चीज हो, उसका सिर्फ एक आयाम नहीं हो सकता है, हर चीज के 2 से 3 आयाम होता है। अबॉर्शन कुछ सोसाइटी में हो सकता है कि गलत है, लेकिन कुछ सोसाइटी में लोग मानते हैं कि ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वह बच्चे को चाहता है या फिर नहीं चाहता है। अबॉर्शन का जो मीनिंग होता है वो है कि आप किसी भी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? नैतिक रूप से ये इतना गलत लगता है कि न जानो क्या ही कर दिया। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामाजिक रूप से तो स्वीकार्य है लेकिन नैतिक नहीं है। जैसे कि दहेज प्रथा, समाज में सबसे ज्यादा सुना जाता है कि अरे, उनके लड़का को देखो, 50 लाख रुपए मिल रहा है और एक गाड़ी भी ली है। तो ये क्या है? सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। और इस चीज को हम काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर और देखते हैं। क्या लेकिन ये नैतिक है? आप उस बेटी के बाप से जाके पूछिए जिसके कंधों पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी आई है और उसने 50 लाख रुपए दिए हैं। कभी आप उस पिता की आंखों में जो दर्द है, जो दर्द छलक रहा है, उस चीज को देखिए। वहां आपको नैतिकता बिल्कुल खत्म हुई दिखाई देगी कि समाज इतना गिर चुका है कि वो नैतिकता के मानदंड अपने हिसाब से व्यवस्थित कर देता है कि अगर उसे कोई चीज सही करनी है तो सबके सब एक तरफ हो जाएंगे कि नहीं यार, दहेज लेना तो सही होता है, दहेज लेना क्यों गलत होगा? लेकिन वो नैतिकता सही नहीं है, वो नीतिपरक नहीं है। जो कोई भी चीज व्यक्ति के मन को या व्यक्ति का जो अंतरात्मा है, व्यक्ति की जो चित्त है, उसको ठेस पहुंचाती है, वो कभी नैतिक नहीं हो सकती हो। ठीक है। अब देखो यार, नैतिक कभी पसंद या नापसंद के बारे में नहीं हो सकती। जैसे कि रैगिंग, भाई कैसे पसंद हो जाएगी? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, माना आप सीनियर हैं, तो क्या आप जूनियर की रैगिंग करेंगे? तो नैतिकता नहीं है भाई, वो मत किया करो, और सही भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नीति शास्त्र का सार तत्व। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सार तत्व होता क्या है। सार तत्व कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जो इसके आगे लगा होता है ना, जैसे नीति शास्त्र का सार तत्व है, उसको डिफाइन करता है कि ये ऐसे कुछ सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं जो कि उसे डिफाइन करते हैं, किसको? नीति शास्त्र को। जैसे हो सकता है कि एसेंस ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के ऐसे कुछ सिद्धांत होंगे या फिर एसेंस सिद्धांत होंगे जो फिजिक्स को डिफाइन करते होंगे। ठीक। और हम देखो नीति शास्त्र के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा है कि नीति शास्त्र ये है, अरस्तु का निकोमेकिन सिद्धांत ये कहता है, या फिर आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचार, ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और चीज लिखेंगे, जैसे कि मोरल इंट्यूशनलिज्म। इसका मतलब होता है नैतिक अंतरिज्ञवाद। इसका मतलब क्या होता है कि हमें कुछ चीजें बड़े ही सहज रूप से ज्ञात होती हैं और हमें उन्हें हमारे मानव हृदय से मिटाया नहीं जा सकता। जैसे कि प्रेम, प्रेम की भावना व्यक्ति के मन में बचपन से ही होती है और वह समय और विकास और अनुभव के आधार पर
समय, विकास और अनुभव के आधार पर धीरे 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 व्यक्ति के अंदर और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। कैसे? बचपन में माँ से प्रेम, ठीक। जवानी में जब जो बच्चा है वो टीनेज में आता है, स्कूल में आता है, दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं। थोड़ा बड़ा और होता है, फैमिली, या फिर उससे पहले फैमिली आ जाती है, देन सोसाइटी, देन शादी। तो ये क्या है, प्रेम धीरे धीरे समय के साथ और विकास के साथ और उसके जो अनुभव है उनके आधार पर वो बहुत ज्यादा मजबूत होता जाता है। और उसको कभी उसके हृदय से मिटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हम ऐसी चीज कैसे मिटा सकते हैं जो उसमें, जो उसके बचपन से ही उसके हृदय में पनप रही हो या समाहित है। नेक्स्ट है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क कुछ में नहीं है, कोई बात नैतिक है या अनैतिक है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम तर्कों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही तर्क का इस्तेमाल करते हैं वो चीज हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है कि वो सही है या गलत है। नेक्स्ट टॉपिक है निरपेक्ष व सापेक्ष नैतिकता। इसको मैं एग्जांपल से समझता हूँ। एक पेज ऐड करते हैं सबसे पहले। ओके। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट द्वारा गरीब किसानों के लिए स्कीम लॉन्च करी है। ठीक। स्कीम के तहत जो फीमेल फार्मर्स हैं या फिर मेल फार्मर्स हैं, इनको 12,000 रुपये मंथली और इनको 8,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। एक ऐसी स्कीम है, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल स्कीम है, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक। अब जो ये फीमेल फार्मर है ये उस ऑफिसर के पास जाती है। ठीक। अब ऑफिसर दो टाइप के हो सकते हैं। एक होगा एकदम एब्सोल्यूट बंदा, जिसे हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष। ठीक। एक होगा बिल्कुल रिलेटिव बंदा, जिसे हम बोलेंगे सापेक्ष।